हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन रिसर्च अड्डा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके अपने चैनल पर डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को हल किया जा रहा है और अभी तक एक चैप्टर हल हो चुका है। अब ये जो दूसरा चैप्टर है, देखिए जो दूसरा चैप्टर आपकी बुक में है वो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो 30% कोर्स हटाया गया था उसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है वो काट दिया गया है। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर आएगा वो तीसरा आएगा। तो इस तीसरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही हो तो अपने फोन की क्वालिटी को सही कर लीजिएगा। और जितने भी छात्र अभी तक जुड़े हैं, सभी छात्र ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक पहले कर दें। उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। चलिए, हाँ कोई नहीं, आप सबसे पहले जो प्रश्नावली आपकी 3A, यानी कि जो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर ये दो चर होते क्या हैं और ये किस प्रकार के समीकरण होते हैं उनको समझते हैं। देखिए, जहां पर देखिए चर होता है, एक तो समझिए चर क्या होता है। चर आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये आपका क्या है? चर है। इसके अलावा अगर हम अचर की बात करें, अचर आपका क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएंगे, यानी कि अंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके अंक और संख्याएं किस में आएंगी? अचर में आते हैं। संख्याएं ये आपकी सभी बच्चों किस में आती हैं? अचर में आती हैं। और अगर चर की बात करें, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके चर में आते हैं। बात समझ में आ गई? ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या हो, आपके सभी मित्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, तो चर और अचर समझ में आ गया। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं उसको अब समझते हैं। देखिए, जहां पर दो चर आ जाए, कोई भी दो चर आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, जो भी दो चर आपके आ जाए, तो दो चर जहां पर आपके आ जाए, समझ लेना वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। चलिए देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 5x + 3y + 5 = 0 आपका क्या है? ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो चैप्टर का अर्थ समझ में आ गया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हमारे समझ में आ गए। अब यहां पर जो प्रश्न बनेंगे, देखिए ये क्वेश्चन को पहले मैं क्या कर रहा हूं? हटा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं और यहां पर जो नियम आएंगे उनको हम समझेंगे। उनको हम क्या करेंगे? समझेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस चैप्टर में कौन से नियम लागू होने वाले हैं और क्या यहां पर कौन कौन से तरीकों का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, यहां पर जो आप लोगों ने ये तरीके सीख लिए तो समझ लेना ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए यहां पर जो मूल चीज मैं आपको बताऊंगा उसी से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। तो ये मूल चीज जो है, ये जो मूल मंत्र है, वो आपको मैं जब ही बताऊंगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। पहले आप फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, साथ में करिएगा। चलो करिए। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए यहां पर जो नियम है वो समझते हैं। यहां पर नियम क्या है? यहां पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे और एक समीकरण नहीं होगा। यहां पर दो रैखिक समीकरण दिए होंगे, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण होंगे और बोला जाएगा यहां पर x का मान निकालो, यहां पर y का मान निकालो। तो यहां पर देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इस तरह से दिया होगा a1x, इस तरह से हम दो रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। ax + v1y + c1 = 0। इसी तरह से अगला दूसरा समीकरण होगा हमारे पास
a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से आपको दो रैखिक समीकरण दे दिए जाएंगे। यहां पर जो आपको a b c नजर आ रहा है, यहां पर ये क्या है, अचर है। क्या है, अचर है, जबकि x y तुम्हारी क्या है, चर है। बात समझ गए? यानी कि यहां पर कोई संख्या आएगी, a v और c की जगह पे कोई क्या आएगी, संख्या आएगी। क्या आएगी, संख्या आ जाएगी। बात समझ रहे हो? यहां पर कोई संख्या रखी जाएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ समझना है, अभी हमें कोई प्रश्न हल नहीं करना। जब आपको मैं प्रश्न हल कराऊंगा तो आप ये कहोगे बस सर कि हलवा आपने दे दिया खाने के लिए, बस खाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझो आप सिर्फ। तो इस तरह से एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया आपका, यानी कि समीकरण एक a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण एक। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण आपका हो गया 2। अब इसको हल करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 तरीके पढ़ने होंगे। कितने तरीके पढ़ने होंगे? 3 तरीके आपको पढ़ने हैं, और उन तीनों तरीकों को मैं बारी बारी आपको समझाता हूं। पहला तरीका आपका होगा विस्थापन विधि। क्या होगा? विस्थापन विधि। और दूसरा तरीका आपका होगा विलोपन विधि। और तीसरा तरीका आपका होगा वज्र गुणनखंड विधि। क्या होगा? वज्र गुणनखंड विधि। ये 3 तरीके आपको पढ़ने हैं। यहां से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन 1 बनेगा। अगर ये आपको तीनों विधियां आती हैं तो आप ये समझिए 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो सबसे पहले विस्थापन विधि को समझेंगे, उसके बाद विलोपन विधि को समझेंगे, उसके बाद वज्र गुणनखंड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम विस्थापन विधि की बात करते हैं। विस्थापन विधि, ठीक है, तो इस विस्थापन विधि को हम समझते हैं। विस्थापन विधि में समझिए क्या होता है, आखिर विस्थापन का अर्थ क्या है उसको समझो। सबसे पहले विस्थापन का अर्थ ही होता है किसी चीज को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर रख दो। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मान लो इस जगह से हम क्या करें, इस विस्थापन विधि लिखा है ना, ये लिखा हुआ उठाकर हम यहां पर रख दे लाकर, और इसको यहां से पूरा उठाकर यहां से यहां पर चिपका दे जाके, तो आपका क्या कहलाएगा? ये विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित हो गया, अपना स्थान परिवर्तित कर दिया इसने, तो इसी को बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन विधि में क्या होता है, एक्स या वाई को, यहां पर 2 चर है ना, एक्स और वाई, एक्स या वाई को हमें क्या करना होता है? विस्थापित करना होता है, और हमें सिर्फ एक्स या वाई किसी एक के पदों में हमें क्या निकालना होता है? मान निकालना होता है। समझे? चलिए समझते हैं। सपोज दैट आपके पास जो समीकरण है 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0, और अगला समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 0, समीकरण 2। ओके, अब समझो यहां पर हमें क्या लगाना है? विस्थापन विधि लगानी है। और ये देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 ठीक इसी के प्रकार का है। अच्छा, हमने ये क्यों लिखा, इसका भी आपको कारण बाद में पता लग जाएगा। इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से भी आपके कम से कम ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी एक नियम का हिस्सा है। समझ रहे? ये भी एक आपका नियम का हिस्सा, अभी हम आगे बताएंगे आपको, बस थोड़ा सब्र करिए। और वीडियो को अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लेना आपने कम से कम 4 से 5 अंकों को खो दिया है, याद रखना। और आने वाली जो अगली वीडियो होंगी ना, कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से निकल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और फिर देखना है आपके साथ क्या चमत्कार होता है, क्या कमाल होता है। आप धमाल कर दोगे, ये तो रहा पक्का। क्या है? आप धमाल करने वाले हो। चलिए अब विस्थापन विधि समझते हैं। तो समीकरण 1 को पहले ले लेते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करेंगे यहां पर। ठीक है, समीकरण 1 को लेंगे
और समीकरण एक हमारा क्या है ये, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0। अब यहां पर हम क्या करते हैं, या तो x या y को किसी को क्या करेंगे, नियम का नाम क्या है, विस्थापन, तो विस्थापित करेंगे। चलिए हम विस्थापित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 5x को यहीं पर रहने दो, y को हम क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, कर दें। चलिए तो 5x प्लस 2 बचा इधर इक्वल 3y, यानी कि अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस की वैल्यू थी 3y, उधर जाएगी तो माइनस की होगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात मुझे बताइए, यहां पर जो 3 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, गुणा कर रहा है। चलिए गुणा कर रहा है, सही है। तो गुणा वाली चीज अगर मैं क्या करूं, दूसरी तरफ भेजूं, बराबर के दूसरी तरफ भेजूं तो किस में जाती है, भाग में, तो भाग में हम पहुंचा दे रहे हैं। चलिए या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y बराबर 5x प्लस 2 लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। अब समझिए यहां पर 3 को मैं क्या कर रहा हूं, बराबर की दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो माइनस y बराबर 5x प्लस 2 अपॉन 3। माइनस y की वैल्यू आई है, हमें निकालनी किसकी है, सिर्फ y की वैल्यू। तो y बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, माइनस 5x प्लस 2, यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, अभी हम ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस को हमने क्या किया, उधर भेज दिया है 3। अब समझिए ये y है ना, y बराबर माइनस का हम करेंगे अंदर गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 2, भाई माइनस हो जाएगा अपॉन 3, क्या हो जाएगा, अपॉन 3। y का मान निकल आया x के पदों में। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, बड़े ध्यान से समझना इसको, कमाल से ही होगा, ठीक है। और मेहनत जितनी ज्यादा उतना अच्छा आपका क्या होगा, जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना अच्छा आपको मुकाम मिलेगा। तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 0, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम कहां लगाएंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर y है हमारे पास, y 2 यहां पर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वही y का मान यहां पर रख देंगे। तो 2x प्लस 5 इंटू y का मान जो है वो क्या है हमारे पास, माइनस 5x और माइनस का 2 अपान 3 प्लस का 2 इक्वल 0, यही है। कोई दिक्कत है यहां तक, अब समझो आगे, इसको हम आगे हल करते हैं। तो 2x प्लस क्या है आपका, प्लस है, अभी प्लस रहने दीजिए। अब 5 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, 5 पंजे 25, क्या हो जाएगा, माइनस का 25x माइनस 5 दूनी 10 बटे 3, ये होगा। प्लस का 2 रखा हुआ है, तो ऐसा करो प्लस का 2 जो है बराबर के उधर भेज दें, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2x है, अब देखिए हमें क्या करना है, x 2 बार है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक बार ही 2 को रखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम इसको एलसीएम लेंगे और क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। अब जब 3 एलसीएम आया तो यहां पर देखिए, यहां पर हर जो है हमारा कितना है, 1 है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस कोष्टक के अंदर देखिए 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 25x माइनस 10, यही सेम प्राप्त होगा, बराबर माइनस का 2। अब देखिए 3 दूनी 6x माइनस का 25x माइनस का 10 बटे 3 बराबर माइनस का 2। अब इसका गुणा उधर होगा, भाग वाली जो संख्या है उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए
6x माइनस का 25x बराबर माइनस का 6। भाई 3 दूनी 6। अब 25 से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 19 माइनस का 19x बराबर माइनस का 6। माइनस से माइनस खत्म हुआ तो आपका जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया x बराबर 6/19। ये आपका कौन सी विधि हो गई विस्थापन विधि हो गई। अभी हमें x का मान मिला है ना, अब x का मान यहां पर रख देंगे। कहां पर रखेंगे यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं y बराबर माइनस का 5 है इनटू जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको रखेंगे 6/19 माइनस का 2/3। ये कहोगे सर बहुत लंबा हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तो इस जो समीकरण हमने लिखे हैं ना वो अपनी मर्जी से लिखे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टफ हो जाए। तो ज्यादा टफ वैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मैं विधि बता रहा हूं इतना यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करें और फिर से चलाएं, क्योंकि मैं इतना स्लो समझा रहा हूं आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए 5 छक्के 30, 5 छक्का कितना हुआ माइनस का 30 माइनस का 2/19/3 यही रहेगा। y बराबर ये चल रहा है। अब इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 19 एलसीएम आया तो माइनस का 30 है, 19 दूनी 38 होगा बटे 3। इसका बटा 1 है, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। कोई दिक्कत, मतलब पहले का चौथे से होता है और तीसरे का दूसरे से होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर हमारा क्या हो गया 38 और 30 कितना हुआ 68 हो गया। 68 होगा क्योंकि दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस 68/19 तो आपका जो आंसर आया y बराबर माइनस 68/57 आ गया। तो ये आपका जो विधि था वो कौन सी थी विस्थापन विधि थी। आपको ये विस्थापन विधि समझ में आई। विस्थापन विधि अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम करते हैं विलोपन विधि। क्या करते हैं विलोपन विधि से अब क्या करते हैं इसी समीकरण को, ठीक यही जो समीकरण है ना इसी समीकरण को हम लोग विस्थापन विधि से लगाएंगे। अब कहोगे कि सर क्या जरूरी है जो सरल लगे हम उससे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। आपको परीक्षा में बोला जाएगा कि आपको विलोपन विधि से लगाना है, विस्थापन विधि से लगाना है या फिर वज्र गुणनखंड विधि से सवाल को लगाना है। परीक्षा में बोला जाएगा, आपको वही विधि का प्रयोग करना होगा। चलिए अब हम इसी समीकरण को क्या करते हैं विलोपन विधि से समझते हैं। अब चलिए देखते हैं विलोपन विधि से इन्हीं समीकरण को हल करने वाले हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। जैसे हमने बोला कि डायनासोर आज से लाखों वर्ष पहले क्या हो गए लुप्त हो गए या फिर विलुप्त हो गए। विलुप्त का मतलब नष्ट हो गए, खत्म हो गए, वो आज हमारे सामने नहीं है। तो वैसे ही हमें क्या करना है यहां पर भी क्या करना है किसी एक क्षर को हमें क्या करना होगा विलुप्त करना होगा। अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 5x, यहां पर आपको 2x, यहां पर 3y, यहां पर 5y। अब आप ये बताइए मैं यहां पर x को विलुप्त करूं या फिर y को विलुप्त करूं, आप बताइए। चलिए मैं यहां पर x को ही क्या करता हूं विलुप्त करता हूं। क्या करता हूं x को विलुप्त करता हूं। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर एक लाइन लिखेंगे। देखो यहां पर हमारा कितना है 5 है और यहां पर कितना है 2 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 में भाई कितना है यहां पर 5 है और यहां पर कितना है 2, मतलब इसी का गुणा करेंगे किसमें 2 में, वो 1 में। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर चलिए कर लेते हैं।
तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10x और प्लस 3 दूनी 6y प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। जब गुणा किया है तो भैया पूरे समीकरण में होगा ना, समीकरण में ही तो कर रहे हैं। अब यहां पर 5 का करेंगे समीकरण 2 में, तो 5 दूनी 10x प्लस और 5 पंजे 25y प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो देखिए यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो ये बताइए प्लस से माइनस खत्म हुआ। अब यहां पर देखिए ये प्लस का 6 है और माइनस कितने का है, 25 का माइनस है, तो माइनस का आपके पास कितना बचेगा, ध्यान से देखना। 25 से 6 गया, 25 से 6 गया तो कितना बचा, 19y। और यहां पर देखो ध्यान दो, यहां पर प्लस का 4 है, यहां पर माइनस का 10 है, तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 प्राप्त होगा बराबर 0। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर तो माइनस 19y बराबर 6 हो गया भाई, इधर से उधर गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये माइनस का 19y है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ y का मान निकालना है, तो y बराबर माइनस का 6/19, y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल एजुकेशन रिसर्च अड्डा को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें, चलिए रख देते हैं। तो 5x प्लस 3, y का मान कितना है, माइनस 6/19 प्लस 2 इक्वल 0, यही है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये देखो गुणा हो रहा है, यहां पर 5x प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 तिया 18/19 प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं ना, तो 5x माइनस एलसीएम लो, चलिए एलसीएम बाद में लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको उठाकर उधर ले चलते हैं। इसको उठाकर लेके गए तो इधर ये प्लस का हो जाएगा 18/19 और ये माइनस का हो जाएगा 2, भाई दोनों का साइन अपना चेंज हो जाएगा। ये जब चिन्ह चेंज हुआ तो 5x बराबर एलसीएम लेंगे हम इनका, तो 19 एलसीएम आएगा, यहां पर है 18, कितना है 18 और माइनस 19 दूनी 38, ठीक है। तो 5x बराबर 0, 3 से 1 गया तो 2, माइनस का 20/19। अब 5x बराबर माइनस 20/19 हुआ। अब इसका गुणा नीचे हो जाएगा, भाई गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर माइनस 20/19 और गुणे 5, तो माइनस का 20/19 पंजे 95, तो कितना आया, माइनस 20/95। अब कहोगे सर उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जब हल किया, एक्स वाई के मान उसमें कुछ और आए थे, यहां पर कुछ और आए। तो गलती से क्या हुआ था, जो समीकरण लिखा था हमने, तो हमने क्या कर दिया था, रफ कर दिया था। मुझे याद नहीं था कि कौन सा समीकरण लिखा था, इस वजह से शायद समीकरण बदल गया है यहां पर, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या हुआ, गलती से समीकरण बदला है और कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या कर रहा था, मैं रफ कर रहा था तो गलती से उसको भी रफ कर दिया, तो फिर मैंने ऐसे अनुमान से लिख लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, शायद यहां पर 3 था, शायद अभी मैं चेक कर लूं क्या, शायद 3 ही था मुझे लगता है, या फिर यहाँ पर 3 हुआ, कुछ तो मतलब इधर उधर हो गया मेरा, मुझे यही पता है कुछ तो इधर उधर हुआ है, या फिर यहाँ पर 3 होगा, कुछ तो अलग है, शायद यहाँ पर ही 3 था मुझे लगता है। चलिए जो भी हो, ये इस तरह से आपको क्या करना है, विस्थापन विलोपन विधि से लगाना है।
अब आता है वज्र गुणनखंड विधि। मैं इसको नहीं बताऊंगा। क्या? मैं इसको नहीं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा जरूर, अभी नहीं बताऊंगा। सिर्फ इस नियम को मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है? इस नियम को मैं अभी बता दे रहा हूं, ये नियम क्या है आखिर, ठीक है? चलिए इस नियम को समझते हैं पहले। चलिए देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या है। वज्र गुणनखंड विधि। अब देखिए वज्र क्या होता है? हाँ, मुझे लगता है जो वज्र था किसी का ये अस्त्र था, इंद्रदेव का वज्रास्त्र, है ना? ये वही है। तो इससे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इस वज्र से किसी भी द्विघात समीकरण को, किसी भी रैखिक समीकरण को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। किन्हीं दो रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो देखो इसको हल करने के लिए, इस नियम को समझने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पर एक सुदर्शन बना लेता हूं। क्या बना लूं? सुदर्शन बना लेता हूं। और यहाँ पर इस तरह से सुदर्शन घूम रहा है। क्या कर रहा है? सुदर्शन घूम रहा है। और बी से ये शुरू होता है, फिर क्या करता है? बी, फिर क्या आएगा? देखिए बी, सी और फिर ए, इस तरह से घूमेगा। फिर आएगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, सी, मतलब इस तरह से क्या करता रहेगा? अपनी साइकिल को पूरा करता रहेगा। तो ये तो कहानी हो गई उस सुदर्शन की। यहां पर दो अस्त्रों की कहानी चल रही है। एक तो चल रही है सुदर्शन और दूसरा क्या है आपका? शनिदेव का वज्र। क्या है? वज्र। तो इससे तो क्वेश्चन बच के जा ही नहीं सकता है। क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो चलिए अभी वज्र और सुदर्शन का कमाल देखते हैं। सुदर्शन से बनाएंगे हम लोग वज्र, क्योंकि सीधी सी बात है सुदर्शन ज्यादा पावरफुल है वज्र के आगे। होगा या नहीं होगा? तो हम इसी वज्र से, इसी सुदर्शन से एक नया नियम बना रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र होगा और वज्र का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो उसी से बनेगा वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि बनाते हैं, ठीक है? तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम छांटते हैं। क्या छांटते हैं? देखिए यहां पर A1 है और यहाँ पर B1 है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B2 है और यहाँ पर C2 है। एक बात मुझे ये बताओ, अब ईमानदारी से ये बताओ, यहाँ पर जो हमने A, B, C, A2, V2, C2 लिखा है वो क्या है? अचर है ना? अचर है। क्या है? दो रैखिक समीकरणों के अचर लिख लिए हमने। क्या लिख लिए? दो रैखिक समीकरणों के हमने सभी अचर निकाल के रख लिए। यहां पर कुछ संख्या होगी, जैसे हमने लिखा था 5x प्लस शायद 3y प्लस 2, इस तरह से लिखा था। तो यहां पर भी यही देखिए, इनकी जगह पे कोई ना कोई क्या होगी? संख्या होगी या फिर अंक होगा। तो अब हम देखो कमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या आता है? x। तो x लिखेंगे। ये हमारा क्या है? वज्र गुणनखंड विधि तैयार हो रही है। क्या आता है? x आता है। तो हमने क्या लिखा? x लिखा। और यहां से क्या शुरू होता है? b से शुरू होता है। तो b1 b2 और b के बाद क्या आ रहा है? c आ रहा है ना। तो c1 c2। इतनी बात समझ में आई? अब लगाएंगे बराबर का साइन। लग गया? अब इसके बाद भाई क्या आता है हमारे पास? y। तो y बटे, देखिए अभी c चल रहा है ना, तो c1 c2, c के बाद क्या आएगा? a1 और a2। फिर बराबर का साइन लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि यहां पर क्या है? c है ना। यहां पर सिर्फ क्या है हमारे पास? c है। यहां पर कोई चर है? नहीं है, अचर है। तो इसलिए हमने लिख दिया 1। फिर यहां पर आएगा a1 a2 और फिर a के बाद क्या आता है? b1 और b2। ये तुम्हारा क्या हो गया? वज्र गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? वज्र हुआ। अभी गुणनखंड बाकी है, तो गुणनखंड करते हैं। तो यहां पर फाइनल सूत्र लिखते हैं, वज्र गुणनखंड विधि पूरा लिखते हैं। जो क्या होगा? x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो b1 और c2, और इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1 बराबर y बटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, है ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो C1 A2 माइनस साइन आएगा C2 और A1 बराबर 1 अपॉन A1 और B2 माइनस क्या होगा? A2 और B1। इस तरह से ये आपका हुआ वज्र गुणनखंड विधि।
ये क्या है, वज्र गुणनखंड विधि है। अभी इसमें क्या करना है, आपको सारी वैल्यू रख देनी है। देखो कैसे, 5x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 आ रहा है, a2 v2 c2, यहाँ पर वैल्यू रख दो, आराम से हल कर लो। चलिए जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है जब आएगा मैं उस समय आपको समझा दूंगा। अभी 3 नियम और बाकी हैं, छोटे छोटे नियम बाकी हैं, उनको समझते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में हमसे पूछ दिए जाते हैं। कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही दिया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो आपका 1 नंबर पक्का है। यहां पर अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए तो समझेंगे उन छोटे छोटे 3 नियमों को जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर फिर से हमने क्या किया, उन्हीं 2 समीकरणों को फिर से लिख लिया। एक ये समीकरण, एक ये समीकरण, और इन्हीं समीकरणों से वो तीनों नियम बनने वाले हैं। तो मैं उन 3 नियमों को बताने वाला हूं। चलिए समझिएगा। पहला नियम होगा, देखिए a1 जो है a2 बराबर अगर नहीं है b1 और b2 के, ये पहली प्रश्नावली है डॉक्टर मनोहर रेड्डी 3A में, यही सारा काम करवाया गया है, यही काम करवाया गया है। अगर A1 जो है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जो इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो क्या होता है, ये अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, अद्वितीय हल। इसके साथ साथ और क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अब कहेंगे कि सर ये रेखाएं कहां से आएंगी, भाई रेखिक समीकरण है तो रेखाएं ही आएंगी। अब ये रेखाएं कैसे बनेंगी, हम लोग ग्राफ खींचेंगे तब समझ में आएगा। प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और साथ साथ एक कंडीशन और याद रखना है, यहां पर पहली क्या कंडीशन होगी, इस अगर ये स्थिति बनती है तो अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं क्या करेंगी, प्रक्षेपित करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को आपस में काटेंगी। और तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति क्या है, ये संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत। आपसे पूछा जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा, बोला क्या जाएगा कि ये बताइए संगत है या असंगत, संगत है तो ये करो, असंगत है तो ये करो, कुछ भी बोला जा सकता है आपसे। ठीक है, संगत और असंगत छाड़ने के लिए आ जाता है। चलिए एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि ये तीनों बराबर हो, तब क्या होगा, तो इसी स्थिति में यहां पर क्या होगा, अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक हल। जब रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं तो क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। और कैसी नहीं, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। और क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती होंगी। और साथ साथ ये कैसी, देखिए ये संगत था, और जब सभी बराबर हों तब भी क्या होगा, संगत ही होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, क्या होगा, संगत होगा। अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2, मतलब ये तो दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहां पर देखिए अद्वितीय हल था, अनेक हल था। यहां पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और संपाती थी, यहां पर क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। यहां पर क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा मतलब कि दो रेखाएं जो होंगी वो समान दूरी पर हमेशा चलती रहेंगी, कहीं पर भी नापेंगे तो वो समान दूरी पर पाई जाएंगी। क्या होगी, समान दूरी पर होंगी। तो ये कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये संगत है, ये संगत है, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। ये 3 नियम जो है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम जो है बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ।
अब प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लगाएंगे और समझेंगे। उन क्वेश्चनों से क्या होगा, उन क्वेश्चनों में ये सारे नियम हम क्या करेंगे, प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे नियम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर प्रश्नावली 3A शुरू होता है। अब बड़ा कंफ्यूज हुए है ना, क्योंकि इतना देर हो गया, इधर से उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। बस अब हमें सिर्फ सवाल लगाने हैं। जितने भी नियम थे ना वो सब खत्म हो गए। कमाल हुआ। अभी जो कुछ बचा हुआ है ना, जो भी रह गया है ना, जो भी कसर रह गई है नियमों की, वो इस सवाल में पूरी हो जाएगी। अभी होने वाली है। चलिए समझते हैं। प्रश्नावली 3A, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है, अफ्ताब। मान लो मैं अफ्ताब हूं, मैं अपनी पुत्री से कहता हूं कि 7 वर्ष पूर्व, क्या 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। अपनी पुत्री से मैंने कहा, सुन पुत्री, आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या था, 7 गुनी आयु का था। मतलब मैं अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। फिर क्या बोला है अफ्ताब ने, मतलब मैंने, अफ्ताब मतलब मैं। अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, अब से, आज से 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल, किससे, अपनी पुत्री से केवल मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बात समझ में आ गई, आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये चीज रह गई थी और ये चीज हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम सबसे पहले समीकरण को बनाते हैं। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो अफ्ताब कौन है, अफ्ताब की वर्तमान आयु जो है वो हमने मानी x, माना, यहां पे लिखते हैं ना, माना पुत्री की, माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, 22। तो वर्तमान आयु पता चल गई। आज के समय जो आयु है हमारी वो कितनी है, x है, और हमारी क्या आयु बढ़ दिया। चलिए अब सही है ना, ठीक है अब सही है। हम लोग काफी तेज हो रहे हो, मतलब कोई भी गलती होने नहीं दोगे। चलिए अब देखो, यहां पर x है और यहां पर y है, दोनों में क्या अंतर है आप समझ लीजिए। अफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो x है। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात क्या है, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न बनता है, क्या आयु से संबंधित, तो हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु को मान लेते हैं। अगर नहीं दी हुई है तो वर्तमान आयु को मान लेते हैं, और जब भी आपसे बोला जाए कि 3 वर्ष बाद या पश्चात, क्या बोला जाए, बाद या पश्चात, जब भी बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाए, पश्चात, और जब भी आपसे पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझ लेना वहां पे माइनस लगाना है, और बाद की बात की जाए तो प्लस लगाना है। वर्तमान आयु में बात समझ गए। मतलब आज से अगर मैं पहले की बात करूंगा, पीछे की बात करूंगा तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें, और अगर हम बाद की बात करेंगे तो अभी तो हम वहां पर पहुंचे भी नहीं है ना उस उम्र पे। अगर मैं बात करूं आज से 3 साल, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं 15 साल का हूं, या मैंने बोला कि अभी मैं 20 साल का मान लो हूं, ठीक है, या फिर 25 साल का मान लो, अरे कोई बात नहीं, जितना मानना चाहो उतना मान सकते हो। मान लिया अभी हमने कि 20 साल का हो, भाई गणित का स्टूडेंट अगर तुम लोग हो तो 20 भी मान सकते हो, तो यहाँ पर 1 साल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि मैं अभी इस समय 20 साल का हूं, और मैंने बोला कि मैं 3 वर्ष के बाद कितनी उम्र का हो जाऊंगा, तो 23 का हो जाऊंगा। तो भैया 3 ऐड ही तो किया हमने। मैंने बोला कि मैं आज 20 साल का हूं, आज मैं 20 साल का हो गया, और मैंने कहा मैं ठीक 7 साल बाद की बात की गई, भविष्य की बात की गई, क्योंकि बात की गई
भविष्य की, तो कितनी साल का हो जाऊंगा 27 का। अगर यही मैं बात करूं कि आज से 20 मतलब मैं आज 20 वर्ष का हो गया हूं और आज से 7 साल पहले, क्या पहले मैं कितनी वर्ष का था, 13 वर्ष का। तो बात समझ में आ गई। अब समझो, अब यहां पे प्रश्न को समझो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, क्या बोला 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7 और y माइनस 7, ये उम्र हो जाएगी। कब की बात की गई है, 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। 7 वर्ष पहले ये जो उम्र है वो किसकी है, आफ्ताब की है, और ये इसकी पुत्री की उम्र है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था, पिता यानी कि आफ्ताब, और छोटा कौन था, पुत्री। तो एक बात बताइए, यहां पर मैंने लगा दिया बराबर, क्या लगा दिया, बराबर, और बराबर का जो चिन्ह होता है वो तखरी के कांटे का काम करता है। बोलो, अभी वजन किसके पास ज्यादा है, आफ्ताब के पास ज्यादा है। अभी पुत्री के पास वजन कम है, और पुत्री का वजन पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 7 गुनी आयु का बोला गया ना, 7 गुनी आयु, तो 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना काम हुआ। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लें या फिर अगला और बना लें थोड़ा, है ना। फिर बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, पुत्री की, हाँ पुत्री ही है, ठीक है। कितनी उम्र का हो, 3 गुनी, क्या बोला गया, तुमसे केवल 3 गुनी आई का रह जाऊंगा, तो 3 का गुणा कर दिया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब ऐसा करते हैं, x माइनस 7y, इसको हम इधर लेके आ गए और इसको उठाकर मैं उधर ले चलूं, माइनस 49 प्लस का 7, भाई माइनस का था प्लस का हो गया, तो x माइनस 7y बराबर बराबर यहाँ पे घटाओगी 42 बचा, और वो भी काय का, माइनस का है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको भी जैसा पहले हमने समीकरण जो लिखा था ना उसी की तरह बना ले, x माइनस 7y, या फिर ऐसा ही रहने दो, इसको मान लो समीकरण 1, ऐसा ही रहने दो, फायदा देगा आगे चल के, क्या देगा, फायदा देगा। इसको मैं प्रूफ कर दूं, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा हटा दो, इसको ऊपर कर दूं, निकाल दूं, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ऊपर करता हूं, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर इसको तो मैंने हल कर लिया है, अब इसको हल करना है, अभी बकाया है ना, तो इसको हल करते हैं। x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 और गुणे 3, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो x प्लस, यहां से देखो इधर उठाकर लाऊंगा मैं, 3y हो जाएगा, बराबर 9 है, और इसको उठाकर ले जाऊंगा तो 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। हमसे क्या बोला था, बीज गणितीय रूप में लिखिए। लो भाई बीज गणितीय रूप हो गया, ये तो बीज गणितीय रूप होता है, ये लो क्या हो गया, बीज गणितीय रूप हो गया। अब हमसे बोला गया क्या, ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ खींचिए, क्या बोला गया, ग्राफीय विधि से भी हल करिए या फिर ग्राफ खींचिए। इस बीज गणितीय रूप को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए समीकरण एक ही हमारा है। अब इस पहले इतना आप नोट करिए, या फिर आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लो, चलिए हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, एक काम हो गया हमारा, अब दूसरा काम बचा है, तो उसके लिए थोड़ी जगह ज्यादा जरूरत होगी, क्या होगी, उसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी। तो समीकरण 1 को मैं यहां पर लिख लूं पहले, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण 1। दूसरा समीकरण भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। अब इसको मैं कर देता हूं साफ। अब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब हमें नया चीज सीखना है, ये समझिए आप, ये नई चीज जब आप सीख जाएंगे ना, तो चैप्टर के अंदर ऐसा एक भी नियम नहीं बचेगा जो मैंने आपको बताया नहीं होगा इस 50 या 1 घंटे के वीडियो के अंदर। ठीक है, जो भी समय हुआ हो, मुझे नहीं पता अभी कितना समय हुआ है वीडियो चलते हुए, तो ये तो क्लियर है कि इस चैप्टर के अंदर मतलब 4-5 अंक आपके ऐसे ही खत्म।
इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वास्तव में आप थोड़ा भी दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, बस इस काम को करने के पश्चात। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, क्या करेंगे, प्राप्त सारणी, सारणी खींचते हैं सबसे पहले। तो यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y, और इस तरह से हम क्या करते हैं, सारणी खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसा करते हैं, 3 खाने बना दो, यहां पर 3 खाने बना दो। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, y की जगह पे ऐसा करते हैं 1 रख देते हैं। y की जगह पे कितना रखते हैं, 1। अपनी तरफ से रखना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से जो वैल्यू रख सकते हो रख दो। लेकिन बस कितना ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू पॉइंटों में ना चली जाए, क्योंकि पॉइंटों में जब जाएगी तो थोड़ा ग्राफ खींचने में, जो हमारी सारणी होगी ना, सारणी से ग्राफ जब हम खींचेंगे ना, तो ग्राफ खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान ये रखा जाता है कि जो हम मान रखते हैं वो पॉइंटों में ना जाए। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू हम यहां पर अगर 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें, चलो रखते हैं। y की जगह पे रखा हमने 1, तो हमारा यहां पर हो गया, यहां पर क्या हो गया, x माइनस 7 गुणे 1 बराबर माइनस का 42। और इसकी तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो x माइनस 7 बराबर माइनस का 42, x बराबर माइनस का 42, और ये उठकर इधर आया तो प्लस का 7 हुआ। तो यहां पर x बराबर 12 से 7 गया, 7 5 12, यानी कि 35 बचा माइनस का, है ना। 35 तो बचा, ठीक है, 35 बचा। x का मान कितना आ गया, माइनस का 35। बहुत तगड़ा मान आ गया भाई। चलिए तगड़ा आ गया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सस्ता कर ले, मतलब सरल कर ले। चलिए चलता है, ऐसा ही चल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में अब करेंगे। ऐसा करते हैं, इस बार y का मान हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। y का मान हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। 14 अगर रखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, 2 रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 7 गुणे 2 बराबर माइनस का 42। x बराबर आपका हो गया क्या, x बराबर आपका हो गया क्या, माइनस 42 और 7 दूनी 14, प्लस का 14 इधर आ गया। 12 से 4 गया तो 8 बचा, और यहां पर बचा 3, 3 से 1 गया तो कितना बचा, 3 से 1 गया तो बचा माइनस का 28। ये लो, ये हो गया। अब तीसरा खाना और बचा। ऐसा करते हैं, अब इस बार y की जगह पे 4 रख दें। चलो y की जगह पे 4 रख देते हैं, इस बार कोई दिक्कत नहीं, कितना भी रख दो। ठीक है, तो x माइनस 7 गुणे 4 बराबर माइनस का 42। तो x बराबर, x माइनस 7 चौक 28 बराबर माइनस का 42। तो x बराबर माइनस का 42 और प्लस का 28। तो 12 से 8 गया तो 4, यहाँ 3 से 2 गया 1, तो कितना बचा, 14 बचा। एक बार चेक कर लो, 8 4 12 की 2, हाथ से 1 2 3 4, सही है। तो समीकरण 1 से प्राप्त सारणी ये रही। अब समीकरण 2 से प्राप्त सारणी यहां पर खींचेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, क्या है, 2 से प्राप्त सारणी। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, एक सारणी प्राप्त करेंगे। चलिए करते हैं, पहले सारणी तो खींच लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सारणी को खींचते हैं। यहां पर x, यहां पर y, और इस तरह से हम यहां पर 3 स्थानों तक क्या करेंगे, x या y के मान निकालेंगे। तो ये समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर, इधर लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि उधर हमें ग्राफ भी खींचना है। एक तो यहां पर निकल आएगा x माइनस 3y बराबर 6। तो x की जगह पे हम x नहीं, y का ही मान रखेंगे सीधा। y का मान रखते हैं 1, y का मान 1 रखा तो x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6। तो x बराबर माइनस 3 बराबर 6। तो x बराबर 6 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब एक मान यहां पर निकाल लेते हैं। x y की जगह पे 2 रख दो, इस बार 2 रख देते हैं। तो x माइनस 3 इंटू 2
इक्वल 6 प्लस का ही 6 है ना, मुझे लगता है कि समीकरण गलत तो नहीं हो गया। चलिए आगे देखते हैं। x माइनस 3 टू जा 6 यानी कि 6 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी कि x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार ऐसा करते हैं x का मान रखते हैं, इस बार हम लोग x का मान रखते हैं। लो भाई लो रख दिया हमने, कितना रख दिया x का मान रखते हैं यहां पर, चलिए 0 रखते हैं, x का मान 0, तो x की जगह पे हमने 0 रखा, 0 माइनस 3y बराबर 6, तो 0 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 0 अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 दूनी 6, तो y बराबर हमारा कितना हुआ -2, y बराबर -2। बात समझ गए, इतना बात समझ में आया। अभी ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, ऐसा तो नहीं हमारा जो समीकरण है वो गलत प्राप्त हुए हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, समीकरण दोनों सही है, बस क्या किया है ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं साड़ी को खींचते हैं, थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई है, इनको थोड़ा इजी करना चाहो तो इजी भी हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करें, x का जो वैल्यू रखा है वहां पर हम क्या करते y का मान के अगर हम इनको हल करते थोड़ा सरल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको सीखना है, बस आप सीखते रहिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की सहायता से क्या करना है, ग्राफ खींचना। समीकरण 1 थोड़ा देखो यहां पर लिखेंगे, सारणी 1 व 2 की सहायता से ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलो इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर इसको खींच लिया है, ठीक है। ये हमारा देखो x होता है, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। अब डैश वाला जो होता है वो माइनस की तरफ चलता है, माइनस में 35 है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कितनी है -35 है, वो भी किसकी x की। तो हम ऐसा करते हैं 5-5 का एक पेयर बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 35 लाइनें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये जो है ये हम क्या करते हैं 5-5 का हम मान के बना लेते हैं, 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कुछ है, ठीक है, ये 7-7 का मान लें, थोड़ा दिक्कत करेगा, कोई नहीं, दिक्कत करने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी दिक्कत के लिए तैयार हैं। अब देखो पहला बिंदु है हमारा 35,1, क्या है 35,1, तो x पर कितना चल रहा है 35, तो 5-5 का मान है 5 कर 5 5 2 10 5 2 15 5 2 20 55 25 5 का 30 5 तो 35, यहां पर आ गया 35, माइनस का चल रहा है ना, तो x डैश की तरफ चलेंगे ना, x डैश की तरफ चला तो यहां पर आ गया 35, कितना आ गया 35, और हमें y पर चलना है कितना 1, तो 1 लगा हुआ, देखिए ये जब ये 5 का है ना तो यहाँ पर 5 खाने बनाइए, 2 3 4 5, तो ये आपका ये बिंदु होगा आपका, कहां पर यहां पर बनेगा। इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं मिलाते हैं, ये यहां पर आ गया, मतलब इस बिंदु को और इस बिंदु को हमने क्या कर दिया मिला दिया, डेड डैश करके इस तरह से मिला देंगे, तो एक बिंदु हमें यहां पर प्राप्त हुआ, इस बिंदु को नाम देंगे 35 -35,1। अगला बिंदु खींचते हैं -28, तो देखिए 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 5 25 5 का 30 यानी कि लगभग यहाँ पर 28 होगा, 28 यहाँ पर होगा, और 2 की बात की गई तो 2 हमारा 1 और 2 यहाँ पर है, लगभग इस तरह से डेड डैश करिएगा, इस तरह से डेड डैश करेंगे, थोड़ा ऊपर चला गया वैल्यू, थोड़ा हमने क्या कर लिया है अलग हिसाब से माना है, इससे थोड़ा हमारा टफ हो रहा है, तो ये बिंदु बनेगा जाके ना, ये सिर्फ हमने क्या कर दिया 28 यहाँ पर बनेगा जाके, ये बिंदु बना, तो इस बिंदु को नाम क्या देंगे हम -28,2, कोई दिक्कत। इस बार 14 और 4, अब चलो थोड़ा सुकून मिल गया हमें कि इस बार जो वैल्यू है ना वो प्लस की आ गई, 14 और 4, तो 14 हम किधर चलेंगे x पर, देखिए 5 5 10 5 3 15, यहाँ पर मतलब कि 15 से 1 पॉइंट पीछे आएंगे तो यहाँ पर 14 होगा, और 14 और इधर चलना है y पर 4, तो
4 यहां पर होगा, मतलब ये बिंदु होगा हमारा, कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो 14,4 ये बिंदु बन गया। अब इसके हिसाब से चलते हैं, एक्स पर कितना चलना है, ये पहले रेखा जो है ना, ये बिंदु जो बने हैं, इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिल गई, मतलब एक रेखा खींची और इस रेखा को हमने क्या किया, बिंदुओं से जो बिंदु हमें प्राप्त हुए थे ना, उन बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, स्पर्श करा दिया। क्या कर दिया, स्पर्श करा दिया। अब यहाँ पर स्केल होती और ग्राफ होता तो बहुत अच्छा चित्र बनकर प्राप्त होता। अभी देखिए, अभी ये वाली साड़ी हो पाई है ना, अभी ये बकाया है, तो इसको अब देखते हैं। 9 और 1, एक्स पर कितना चलना है, 9, तो एक्स पर चलते हैं 9, 5 5 10, यानी कि 9 यहाँ पर कहीं पे होगा और 1 इस पर चलना है, तो 1 यानी कि यहाँ पर ये बिंदु बनेगा। कितना हो गया, 9,1, कितना हो गया, 9,1। अगला है 12,2, यानी कि 12 चलना है, 10 और 2 12 यहाँ पर और 12,2, यानी कि कहाँ पर बिंदु बनेगा जाके, ये बनेगा आपका यहाँ पर जाके, कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम देंगे 9,1 और इसका होगा, इस बिंदु का नाम होगा 12,2। और अगला है 0,-2, तो 0 और -2 किधर चलना है, बाई पर चलना है, तो 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 1 2 और 0 भैया यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। तो इस बिंदु को नाम देंगे 0,-2। इन बिंदुओं को भी मिला देते हैं हम। तो भाई साड़ी खिंच गई, क्या खिंच गई, साड़ी खिंच गई, सॉरी ग्राफ खिंच गया। तो ये ग्राफीय विधि हो गई, क्या हो गया, ग्राफ खिंच गया है। यहाँ पर क्या खिंच गया, ग्राफ खिंच गया। और जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्पष्ट हम नहीं कह सकते किस जगह पर काटा है, 14 पर काटा है या 20 पर काटा है, कहां पर काटा है, कोई कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब तक आपके पास क्या हो, ग्राफ वाली, आपके पास ग्राफ खींचने वाला जो आपको प्रश्न दिया जाता है एग्जाम में, तो उसमें एक एक खाना जो होता है वो दिया जाता है। उसमें आपका जो लाइनिंग होगी ना, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से होती है, वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ ये बोर्ड है तो बोर्ड पर गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कोई स्केल तो रखा नहीं कि फिक्स लाइन हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये क्या बनकर तैयार हो गई, क्या बनकर तैयार हुआ, ग्राफ बनकर तैयार हो गया। और इन दोनों साड़ियों से हमने क्या किया, ग्राफ को तैयार किया। और आप ये समझिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, क्या समझना है आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, एकदम लाइक कर देंगे। क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और साथ में एजुकेशन रिसर्च अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एजुकेशन रिसर्च अड्डा को सब्सक्राइब करिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह से फैला दीजिए इस वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त है ना, एक बार क्या करें, एकदम सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्या हो जाए, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3A को पूरा का पूरा समाप्त करके ही छोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।